आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके के माशी हालात पर। माना जाता है कि अगर कोई तबका माशी तौर पर और तालीमी तौर पर आगे बढ़ रहा है तो वो तरक्की कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम तबका जो है वो माशी तौर पर इतना मजबूत है कि वो तरक्की की राह में आगे बढ़ पा रहा है, और अगर वो मजबूत नहीं है तो उसकी क्या वजूहत हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जमील साहब, जाने माने समाज सेवी हैं, और साथ ही मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है और मिली मसाइल पर हमेशा ही अपनी बात रखते रहते हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आपका ताल्लुक JNU से है और मिली मसाइल पर आप भी बात रखते रहते हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप मिली पॉलिटिकल फोरम के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं और मिली मसाइल पर जो है अपनी बात भी रखते रहते हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस भी बैठी हुई है, ये भी अपने सवाल रखेगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। किसी भी तबके की तरक्की का जो एक सबूत अगर हम देखें होता है वो माशी हालात और तालीमी हालात होते हैं, और अगर कोई तबका इसी में पिछड़ा हुआ है तो उसकी ओवरऑल जो है जो तरक्की है, कहा जाता है कि वो रुक जाती है और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। आपको लगता है मुसलमानों के मौजूदा दौर में जो है माशी हालात जो है वो मुतमईन है आप उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल कतन मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि मुझको परेशानी ही सबसे ज़्यादा ये है कि पिछले तकरीबन 30-40 साल के अंदर एजुकेशनल लेवल के ऊपर, एजुकेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई मुसलमानों की तरफ से, उसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर जिस तरीके की कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हुई। और इकोनॉमी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बरह रास्त उनका ताल्लुक़ है। एजुकेशन के बगैर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती और इकोनॉमी के बगैर एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता। इकोनॉमी में मुसलमानों के हालात का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं, उसका नुकसान कितना हुआ है कि पूरा चूँकि ज़माना बदल गया है। आज से 25-30 साल पहले जो कॉरपोरेट वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है। मुसलमान हमेशा से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा राग़िब रहा है, सब सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं। लेकिन चूंकि उसके बाद में इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हो गई, उसमें मुसलमान शामिल नहीं हो पाया किसी भी सतह के ऊपर, ना एम्प्लॉय की हैसियत से ना एम्प्लॉयर की हैसियत से, दोनों हैसियत होते तो उसे चूंकि वो शामिल नहीं हो पाया, इसलिए उस इकोनॉमी में मुसलमान बहुत पीछे रह गया है। और अब हालात ये हैं कि हम जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट एजुकेशन और गवर्नेंस और मुख्तलिफ मैदानों में एम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन वेल्थ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। अगर हिंदुस्तान में वेल्थ का अंदाज़ा लगाया जाए, कोई फिगर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस तरह की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान में वेल्थ का पैमाना कोई मुकर्रर किया जाए और उस पर नापा जाए तो मुसलमानों के पास पूरे हिंदुस्तान की वेल्थ का 1% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होगा। तो हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, इसलिए इकोनॉमी को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने जो पूरा डॉक्यूमेंट अभी आप रिलीज़ हुआ है मुस्लिम विज़न ऑफ सेक्युलर इंडिया के नाम से, उसमें कोशिश इसीलिए इस पर ज़्यादा की है। टॉपिक सब बहुत सारे उसमें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो इसी को दिया गया है कि अब मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है और हिंदुस्तान में एक कोई मीनिंगफुल रोल अदा करना है हिंदुस्तान के मसाइल में, हिंदुस्तान के मामलात में, अगर हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर, तो उन्हें इकोनॉमिक सतह के ऊपर बहुत जंगी पैमाने पर इक़दामात करने होंगे। कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर नीचे ट्रेडिंग और अपने छोटे लेवल के बिजनेस हैं, हर मैदान में, हर उसकी जो जितने भी लेवल हैं बिजनेस के, उन सब मैदानों के ऊपर उनको तवज्जो देनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान की। बिल्कुल। आप क्या इनकी इस बात से सहमत हैं या फिर कहा जाए इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों के माशी हालात वाकई बेहतर नहीं है और जो है वो मायूसी होती है आपको भी? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, और बहरहाल इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मुसलमानों की जो मईशत है हिंदुस्तान में वो इंतहाई दिगरगूं है। मुसलमान आम तौर पर जो काम कर रहे हैं, जो आपने बड़ी अहम बात जो कि वेल्थ की बात की है, आप अगर देखें तो पिछले 20 या 25 साल में मुसलमानों ने कमाना शुरू किया है, दौलत कमानी शुरू की है। भले ही हमारे लोग टायर पंक्चर लगाते हैं, सड़कों के किनारे बैठ के फल और सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, दस्तकारी के काम करते हैं, उनके ज़रिए उनकी आमदनी होती है। लेकिन अब अभी जो अपकमिंग कॉलोनीज़ हैं, पर्टिकुलरली सिटीज़ में, जो मेजर सिटीज़ हैं, उसमें जो कॉलोनाइजेशन का काम है उसमें मुसलमान इन्वॉल्व हुए हैं, वो चाहे दिल्ली हो या बम्बई हो या कलकत्ता, सब जगह। लेकिन ये जो दौलत वो कमा रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं, इसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है, तो वो वेल्थ के ज़ुमरे में आता नहीं है। हैंड टू माउथ किसी सूरत मुसलमान अब आके
होना शुरू हुआ है, हो गया है। अपनी कोशिशों से। सरकार की जानिब से वो जितनी अदम तवज्जोही है उसका अंदाजा इससे किया जा सकता है कि जो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस मनी के साथ, उसका डिसबर्समेंट भी प्रॉपरली हर स्टेट में हो नहीं रहा। और वो 50,000 रुपए दिया करते थे, अब शायद 50,000 टू 5 लाख हो गया। 5 लाख रुपए तक जो है वो लोन मिल सकता है। लेकिन वो शॉर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसी चीजों के लिए वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसकी जो शर्तें हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि एक आम मुसलमान उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसने हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत डाउन कर दिया। और ये बात देखिए बहुत वाज़ेह है कि कुरान हकीम में भी ये बात दर्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, गुर्बत एक मुसीबत है और हम उस गुर्बत का शिकार हैं और इसीलिए हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं। आप बराह रास्त जैसे आपने फरमाया, एजुकेशन उसके साथ जुड़ी हुई है। तालीम, तंजीम और तिजारत, किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये 3 ते लाजमी है। और अगर तिजारत नहीं है तो तालीम नहीं होगी, और तालीम नहीं होगी तो तंजीम नहीं होगी, पूरी उम्मत का शिराजा बिखर जाएगा, जिसे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो 3 त हैं, इनमें जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका वाकई ही आज भी 21वीं सदी में भी वो पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, और उससे जो है वो वाकई कहीं ना कहीं कौम को डरने की ज़रूरत है, खौफजदा होने की ज़रूरत है और फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत है? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक ऐसी कौम जो तरक्की की एक ख़ास सतह पे थी, एक ख़ास मंजिल पे थी तकसीम से कबल, जब यहाँ अंग्रेज़ों का निज़ाम था इस मुल्क पे, तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में और माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी खुशहाली के एतबार से भी मुसलमानों की हैसियत बहुत ही बेहतर हुआ करती थी पार्टीशन से कबल। हम ये तसव्वुर करते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम अपने तमाम शहरियों को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी तफरीक़ के यकसा मौक़े खुशहाली और तरक्की की अता करेगा। हमने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया, एक जमहूरी आइन बनाया, और उस आइन के नफाज की सतह पे हमने शायद उन पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया जिन पहलुओं से इस मुल्क में एक सेकुलर निज़ाम के तहत हर तबके को यकसा तरक्की के मौक़े मैसर हो सकते थे। मुसलमान रफ्ता रफ्ता इस मुल्क में तकसीम के बाद माशी मैदान में, तालीम के मैदान में और तमाम दूसरे मैदान में वो पिछड़ता हुआ चला गया, पसमानदा होता हुआ चला गया। और आज सूरत हाल ये है कि हम सब वाकिफ़ हैं, दुनिया वाकिफ़ है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पे जस्टिस सच्चर ने ये कहा है उस रिपोर्ट में कि मुसलमान इस मुल्क में इवन दलितों से भी ज़्यादा पसमानदा तबका बनकर रह गया है। ये बेहद अफसोसनाक सूरत हाल है। और जाहिर है, बिल्कुल बजा फरमाया कि तालीम अगर किसी कौम में नहीं होगी तो जाहिर है कि उसकी माशी हालत बेहतर नहीं होगी। लेकिन इस बात को भी आप जहन में रखें कि तिजारत एसेट से होती है, कैपिटल चाहिए तजारत के लिए। एक कौम अगर माशी एतबार से पसमानदा है, आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो तिजारत के मैदान में बहुत कामयाब हो। तालीम मईशत के साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई तबका समाज का माशी एतबार से पसमानदा है तो तालीमी एतबार से दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है कि कोई तबका माशी एतबार से तो पसमानदा हो लेकिन तालीमी एतबार से बिल्कुल उरूज पे पहुंचा हुआ हो। नामुमकिन है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसलिए ज़रूरत है कि इन तीनों पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात किए जाएं कि इस कौम को इस तनज़्ज़ुली और पसमानदगी के गार से निकाला जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक इशारा जो है आपने किया है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में, जमहूरी निज़ाम में बराबर के मौके सबको मिलने चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको लगता है क्या हम सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं? चूँकि कुछ भी काम होता है, कोई भी जो है फैक्ट्री लगती है, कुछ भी जो है तरक्की का काम होता है तो वो सबके लिए होता है, वो किसी एक कम्युनिटी को जो है वो दूर नहीं रखा जा सकता उससे। सरकारों को, हुकूमतों को, या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, हुकूमतों के ऊपर उनको कसूरवार ठहराना कितना जो है वो जिम्मेदारी का काम है? देखिए, हुकूमत कसूरवार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहरा कर कम्युनिटी लेवल पर अपनी कौम की सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई कोशिश ना हो तो वो भी एक मनफी तरीक़ा फ़िक्र है। हमें, अगर हम चाहते हैं, मेरा हमेशा मानना यह है कि हम किसी भी फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का जो फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। हुकूमत की जो कुल मिलाकर जो जनरल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वही पॉलिसी ऐसी है कि जिसके खिलाफ ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट होना चाहिए था, एक मास मूवमेंट होना चाहिए था, जो इमर्ज नहीं हुआ। चूंकि सारा जो मुल्क के अंदर जो निज़ाम सारा तरतीब दिया गया वो सिर्फ चंद फीसद कारपोरेट
लोगों को उनकी तरक्की के लिए, उनको मौके फराहम करने के लिए दिया गया। जब हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है जब कॉरपोरेट इंटेंसिव हो गई और लेबर इंटेंसिव नहीं रही, एग्रीकल्चर इंटेंसिव नहीं रही, तो उसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि मुसलमान ज़्यादा वर्कर क्लास था, मुसलमान ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, जो वो सारी पॉलिसी की ही बदल दी गई, तो उसमें मुसलमान बहुत नुकसान उठाया, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने नुकसान उठाया। और मुसलमानों ने इसलिए नुकसान ज़्यादा उठाया कि मुसलमानों के अंदर और जो मामला थे, डिस्क्रिमिनेशन के मामला थे। दूसरा, मुसलमान एक और मसले का शिकार हुए, जैसे आपने कहा कि कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक मुसलमानों के साथ एक मसला ये पैदा हुआ कि हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप, मजहबी लीडरशिप और जो समाजी लीडरशिप थी, उन्होंने भी कुछ इसमें कुछ ज़्यादतियाँ की। दो मसले पैदा हुए कि एक तो हमारी रिलीजियस लीडरशिप ने वेल्थ को कुछ इस तरह पेश किया कि जैसे दौलत जो है कोई एक मनफी चीज़ है, दौलत हासिल करने की तरफ कोई जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि दौलत का हुसूल मजहबी एतबार से भी बेइंतहा ज़रूरी है। सिर्फ शर्त यह है कि इस्लामी दायरों के अंदर रहते हुए, मजहब के दायरों के अंदर रहते हुए दौलत का हुसूल हो। अगर वेल्थ जनरेशन ही नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता। जब कुरान पाक में बार बार ये कहा जाता है कि ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए, ज़कात दीजिए, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़कात देने के लायक बनिए। बिल्कुल। अगर ज़कात पैसा कमाइए तो सही। अगर वेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ के साथ में फिर वो जो वेलफेयर एक्टिविटीज़, जो ज़कात और फितरा और कुर्बानी और खुम्स और उश्र, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात जो जोर दी गई कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जोर दी गई, तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि जिसमें मुसलमान बैंकिंग सेक्टर से जो मुसलमानों को फ़ायदा होना चाहिए था, वो फ़ायदा मुसलमानों को बिल्कुल कतन नहीं हुआ। एक मारवाड़ी अपना बिजनेस अगर करता है तो वो 10 करोड़ अपना लगाता है, 50 करोड़ वो बैंक से लेता है और 200 करोड़ शेयर मार्केट से खड़ा करता है। वो 10 करोड़ पर अपना 200 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर पैदा करता है। लेकिन एक मुसलमान बिजनेस करता है तो उस 10 करोड़ अगर वो खर्च करता है तो उसके ऊपर बमुश्किल तमाम वो 4 और 5 करोड़ का बिजनेस कर पाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो। थोड़ा सा इख्तलाफ डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ। शुरू में आपने अर्ज़ किया, फरमाया था कि हुकूमत जिम्मेदार है या नहीं। मैं ये मानता हूँ और मैं इसे साबित करूँगा यहाँ कि हुकूमत ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की तरफ से कोई काम ना किया गया हो। आज हम जितना खड़े हुए इकोनॉमिकली, जितना भी हम सेल्फ सस्टेनिंग हमारी है, उसके पीछे सिर्फ हमारी तनहा एफर्ट है, किसी भी हुकूमत की इमदाद के बगैर। अब आप गौर फरमाइए, गुजरात के कम्युनल राइट के दौरान 7,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज और बिजनेस को तबाह किया गया। ये 7,000 करोड़ रुपया किसका था? एक स्कूटर तक को जो है वो आइडेंटिफाई करके जलाया गया। दुकानों को 1200 तो जो रिजोर्ट थे, हाईवे रिजोर्ट, वो जलाए गए। मुरादाबाद में पीतल की सनत जो मुसलमानों के हाथ में थी पूरी की पूरी, आज उस सनत में मुसलमान 90% लेबरर रह गया है और वो अब मालिक नहीं रहा। और मुरादाबाद के रॉयट्स आपके जहन में है। बिल्कुल ठीक है। मेरठ में ताले की पूरी सनत, कैंची की, मुसलमान के हाथ से निकल चुकी है। अलीगढ़ के ताले की सनत मुसलमान के हाथ से निकल चुकी है। भदोही का कालीन की सनत सब मुसलमान के हाथ से निकल गई, मजदूर हो गया। बनारस की साड़ी की सनत मुसलमानों के हाथ से निकल गई और एनवायरनमेंट के नाम पे खुद सहारनपुर में लकड़ी की वुड कार्विंग की सनत को बंद कर दिया गया। ये सारे के सारे मुसलमानों के ट्रेड थे और मुसलमान उनके जरिए कामयाब हुआ था। और ये वो तमाम वो जगह हैं जहां पर फिरका वाराना फिसादात होते रहे। ये जितने स्टेट्स के और जितने सिटीज, यानी आप ये कह रहे हैं कि जहां भी मुस्लिम तबके को आगे बढ़ता हुआ देखा लोगों ने, कई बार हुकूमतों ने और कई बार दूसरे लोगों ने जो है इनके ऊपर अटैक किया है। कम्युनल राइट एक्चुअली इकोनॉमिक राइट है मुसलमानों की। और सवाल ये है कि क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर जो है वो पसमानदा है और क्या उसकी पसमानदगी से पूरे ही तबके को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की वजह से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है, तरक्की की राह में वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। जाने से पहले एक बहुत अहम बात आपने कही थी कि आपने साबित करके बताया था कि वाकई कहीं ना कहीं हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और शायद आपको लगेगा कि कई हुकूमतें जिम्मेदार नहीं होती। मुसलमानों की बात अगर हम करें तो वहाँ पर बोहरा कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, शिया हजरात हैं और पंजाबी जो शमशी हैं, वो उन्होंने किस तरीके से मुत्तहिद होकर, यकजा होकर के, सिस्टमेटिक तरीके से चल करके अपने आप को तरक्की की राह में काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। वो माशी तौर पर भी बहुत मजबूत हैं और वो तालीम के मैदान में भी बहुत आगे हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि हुकूमत ही जिम्मेदार है? नहीं, देखिए जी, मैंने ये अर्ज किया कि हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन कम्युनिटी का जो इनिशिएटिव है वो कमजोर नहीं है
और आप जिन कम्युनिटीज की आपने बात की है, ये उनके अपने इनिशिएटिव हैं, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है। मैं वही कह रहा हूं बोहरा कि कम्युनिटी अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको रोका नहीं किसी ने। ये सरकार नहीं रोकेगा नहीं, लेकिन आपसे मैं अर्ज करूं, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये 3 वो स्टेट है जहां हिंदुस्तानी मुसलमानों की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। 34% असम, 26% वेस्ट बंगाल एंड 24% करीब बिहार। और आप जाके यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस देख लीजिए इन तमाम लोगों का, मतलब पहनने को कपड़े नहीं है लोगों के पास। जहां 34% मुसलमान रहता है वहां उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, 2 मुट्ठी चावल नहीं है, वहां पर उसकी छोटी छोटी खेतियां हैं, उस खेती को सपोर्ट प्राइस देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। उसको वहां पर सॉइल एग्जामिनेशन करके वहां कौन सी फसल उसको उगानी है ये देने को, वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो देने को तैयार नहीं है सरकार। उस किस्म के प्लान और मंसूबे बनाने की बात नहीं की जा रही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये आगे बढ़ सकते हैं, मुस्लिम लीडरशिप भी उसके लिए जिम्मेदार है कि जो एमपीज और एमएलएज उनके इलाके से जीत के जाते हैं, जो आमतौर पे मुसलमान होते हैं, उनकी भी कोई तवज्जो नहीं है कि इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किस तरीके से। तो ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से मुसलमान थोड़ा बहुत ऊपर उठ रहा है। और ये कम्युनिटीज जो मेमन कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो, वो पहले से ये यानी शमसी सौदागरान पंजाबी बरादरी जो दिल्ली में खास तौर पर है, ये बहुत जमाने से ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ट्रेडिंग का काम करते रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर मैं खुद को मजबूत करता हूं, डॉक्टर साहब खुद को मजबूत करते हैं, आप खुद को मजबूत करते हैं, ये खुद को मजबूत करते हैं, तो सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम खुद से शुरुआत क्यों नहीं करते? मैं उस तबके से ताल्लुक रखता हूं जो बहुत ही डाउन ट्रोडन है। हमने इंतहाई गुर्बत में आके खोली हैं, लेकिन एफर्ट करके, इंडिविजुअल एफर्ट करके। मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला सरकार से, मुझे इस सरकार से कोई लोन नहीं मिला है। बगैर लोन, बगैर स्कॉलरशिप के, बहुत हार्ड एफर्ट के साथ खड़े होकर आज एक हैंड टू माउथ सिचुएशन में आके खड़े हुए हैं। सारे मुसलमानों का यही हाल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल वही सवाल आपसे भी है कि अगर आपके ही बीच के कुछ लोग, आपके ही साथी आगे बढ़ गए हैं, उनको किसी ने नहीं रोका, फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए डॉक्टर तस्लीम साहब से मैं इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि गवर्नमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है पूरे कंट्री की इकोनॉमी में। आज कंट्री के अंदर जो हालात हैं, सिर्फ मुसलमानों की हालात ख़राब नहीं है, 90% आवाम के हालात ख़राब हैं, मुसलमानों के हालात और ज़्यादा ख़राब है उन वजूहात की वजह से जिनकी तरफ इशारा डॉक्टर साहब ने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के ऊपर बाकायदा एक टारगेटेड वे में उनकी इकोनॉमी को ख़राब करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर जो माहौल है पूरे मुल्क में, जहाँ पर कॉरपोरेट इंडस्ट्री होगी, वो हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहती है। उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर चूँकि बिल-इत्तफ़ाक़ मुसलमानों का एक अच्छा खासा उनका डोमिनेंस था, उसको ख़त्म करने के लिए कम्युनल राइट्स का भी सहारा लिया गया और उसकी वजह से वो ख़त्म कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के हालात और कमज़ोर हो गए। मुसलमानों के लेवल पर जो अपनी कमी वो ये है कि जो वो ट्रेडिंग की तरफ जो बहुत ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी और जो उनको ये एहसास होना चाहिए था कि अब जो दौर बदल रहा है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की जा रही हैं, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट हमें बनना है, जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होनी चाहिए थी, वो कोशिश हमारी तरफ से नहीं हुई। और नतीजा आज ये है कि मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कम व बेश 1000 जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं टर्नओवर के एतबार से, उनमें से सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी हैं कि जिनके चेयरमैन मुसलमान हैं। पॉपुलेशन के एतबार से हमारी तादाद कम से कम 150 होनी चाहिए थी, लेकिन 150 की जगह पर 5 या 6। तो आप समझ सकते हैं उस 6 में अजीम प्रेम जी की कंपनी वाइप्रो भी शामिल है, उसमें वोकार्ड भी शामिल हैं, तो ये सिप्ला शामिल हैं। तो मुश्किल से 6 कंपनियां उस लेवल पर, कितने लोग हैं आज, कितनी मुस्लिम ओन्ड कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ सालाना से ऊपर होगा? चंद आपको बहुत हद से हद 100-150 शायद पूरे मुल्क के अंदर मिल जाएंगी। तो हमें उस लेवल पर एफर्ट नहीं की गई और इसके लिए हमारी जो लीडरशिप है, जिसमें सब तरह के पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, मजहबी लीडरशिप सब जिम्मेदार हैं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं की गई। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। राइट्स साल में 1 या 2 दिन के लिए होते हैं, बाकी हमारे पास नहीं जमीर साहब, राइट 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता है, हमेशा तबाह कर देते हैं। लेकिन उनसे जो है नुकसान लंबे वक्त तक होता है, बहुत लंबे वक्त तक। 3 मरतबा गुजरात के लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज को खड़ा किया और 3 मरतबा जला के राख कर दी गई, इंश्योरेंस के बल पे जिंदा रहे। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अगर कम्युनिटी जो है वो खुद भी कोशिश करे आगे बढ़ने की, तो हो सकता है बहुत सारी अड़चने आए, बहुत सारी बार जो है आपको रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन आखिरकार जीत तो आपकी होगी? बिल्कुल, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि जिन कम्युनिटीज़ के नाम आपने लिए, जाहिर है कि उनकी अपनी ज़ाती कोशिशें थी, काविशें थी, उनके अपने एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इकनॉमी को बेहतर किया और आज जाहिर है कि उनकी इकनॉमी बहुत ही बेहतर है। लेकिन जो बात आ रही है वो ये कि हुकूमत की जिम्मेदारियाँ कितनी हैं
और ख़ुद कम्युनिटी की जिम्मेदारियाँ कितनी हैं। ये बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल बजा फरमाया तस्लीम साहब ने कि ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं और इनकी माशी हैसियत पहले से ही बेहतर थी। वो ट्रेड में, बिजनेस में पहले से ही बहुत खुशहाल थे। और छोटी कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल अगर कोई अचीवमेंट करता है तो मैं जाहिर है कि उसको बहुत बड़ा कौमी अचीवमेंट उसको नहीं मानता, वो उस कम्युनिटी तक महदूद है उसके फ़ायदे, इस एतबार से जाहिर है। लेकिन ये कहने के बावजूद ये ज़रूर है कि हमने एक कम्युनिटी के तौर पे माशी मसाइल को लेकर के उस तरह से तवज्जो नहीं दी, हमने कम्युनिटी की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया। जिन रियासतों का आपने नाम लिया वही नहीं, बल्कि कौमी सतह पे आप देखें तो हमारी कोई लीडरशिप जो खा वो मजहबी लीडरशिप रही हो या सियासी लीडरशिप रही हो, किसी ने माशी मसले को एजेंडा नहीं बनाया कौम का। आप देख लें हमारे यहाँ इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आर्टिजन क्लास अगर रहा है तो वो मुसलमानों में रहा है। दस्तकारी का काम सबसे ज्यादा होता रहा है तो मुसलमानों में होता है। हुनरमंद जो हैं, सबसे ज्यादा हुनरमंद जो हैं वो हमारे पास हैं। हमने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने उनको इकोनॉमिक इनपुट देने की कोशिश नहीं की, हमने ऐसे मौके फराहम नहीं किए कि गवर्नमेंट की मदद के बगैर, बैंक से लोन के बगैर भी उनकी किसी तरह से माली मुआवनत हो सके। वही नहीं, हमने कोशिश इसकी नहीं की कि वो दस्तकार जो हाथ से अपनी चीज़ें बनाते हैं औने पौने दूसरे ट्रेडर्स खरीद करके और उसकी मार्केटिंग करके वो करोड़ों कमाते हैं, उन दस्तकारों को 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मिलते हैं। हमने कोशिश नहीं की कि हम कुछ इस तरह के कोऑपरेटिव्स बनाएं उन शहरों में, उन इलाकों में जिन कोऑपरेटिव्स के जरिए उन बेचारे मजदूरों के साथ, उन छोटे छोटे सनतकारों के साथ इंसाफ हो सके और उनको उनकी मेहनत का पूरा फल उनको मिल सके। ये हमारी कमी है, हमने नहीं बनाई। ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव करना चाहिए था। लेकिन एज ए कम्युनिटी हमने मदरसे तो खोल लिए, हमने मजहबी तकरीरें देकर के लोगों को मुश्तइल तो ज़रूर किया, हमने राइट्स वगैरह में भी किसी न किसी तरह से अपनी तकरीरों के जरिए माउनत की, उसको एक तरह से और भी हमने उसको भड़काने की कोशिश की। लेकिन उसमें हमारा भी रोल रहा है। जहाँ जहाँ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, बिल्कुल सही फरमाया है कि राइट्स की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसकी राइट्स वही हुए हैं जहाँ जहाँ मुसलमानों की हालत खुशहाल थी, खुशहाल मुसलमान थे। भागलपुर का आपने जिक्र नहीं किया, भागलपुर में बिल्कुल रेशम का बेहतरीन काम था, भिंडी का जिक्र आपने नहीं किया। ये सब वो इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की का कारोबार जो है, बिजनेस जो है, वो बहुत बेहतर शक्ल में वहाँ मौजूद है। तो हमने भी अपनी तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए, मजबूत जो है शुरुआत नहीं की। ये कहने के बावजूद असल जिम्मेदारी हुकूमत पर जाती है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर कर सके कि अगर कोई तबका माशी एतबार से, तालीमी एतबार से पिछड़ रहा है, पसमानदा हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाएं, ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तभी मुल्क मुकम्मल तौर पर तरक्की कर सकता है। ये काम हुकूमत ने नहीं किया, ये इंश्योर नहीं किया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आप दोनों ने एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर कह दी और आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कम्युनिटी के पास जो है बेहतरीन कारीगर भी हैं, बेहतरीन दस्तकार हैं और अदाकार भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है वो क्या सही तरीके से जो है उनको मुनज़्ज़म एक जगह हम नहीं कर पा रहे हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तालीम जो है वो इसकी बड़ी वजह है। तालीम नहीं है कम्युनिटी के पास और कम्युनिटी के पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके, शायद ये भी एक बड़ी वजह है। इकोनॉमिक एजेंडा कभी हमारी प्रायोरिटी रहा नहीं है। अगर इकोनॉमिक एजेंडा पर बात हुई होती, मुस्तकिल बातें होती, उसके ऊपर गौर किया होता, तो हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तैयार करते, उस गवर्नमेंट को जिसको हम मुरीद इल्ज़ाम करार दे रहे हैं और जो फिलवाक़े जिम्मेदार रही है उसके ऊपर हम दबाव डालते। लेकिन चूँकि हमें खुद मालूम नहीं कि हमारे मसले असल में है क्या। अब किसको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ की तादाद वर्क फोर्स की है, उस 40 करोड़ में से सिर्फ 2.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और बाकी तकरीबन 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उस 38 करोड़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका कमोबेश 15 या 20% मुसलमान हैं। तो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तालीम के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई किसी किस्म की कोशिश ना हुकूमत की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर हुई और ना मुसलमानों ने कोई इनिशिएटिव लिया। अगर मुसलमान उसके ऊपर टारगेट करते, टारगेट करने के बाद में गवर्नमेंट से बार बार डिमांड करते, तो जब डिमांड की जाती है तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो है, आप ये उम्मीद करें कि गवर्नमेंट आपको थाली में कुछ चीज़ दे देगी, तो देने वाली नहीं है। गवर्नमेंट से बार बार उसको पीटेंगे, मारेंगे, उसके तकाजे करेंगे, तब आप 100 चीज़ों की डिमांड करेंगे तो आपको 5 चीज़ें फराहम करेंगी। लेकिन आपकी तरफ से तो डिमांड ही नहीं हो रही है, आपकी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। दस्तकारी की जितनी सनतें, जितनी हिरफतें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के नाम पर या दूसरे बहानों से उन सबको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है।
तो इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो चाइल्ड लेबर का सारा जो हंगामा था, वो भी ओनस वो वही सब है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फ्लॉप करने के लिए और बिलखुसूस मुस्लिम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को flop करने जरदोजी के की लिए। सनत तबाह होके रह गई। नहीं, लेकिन जो है वो अगर बच्चे काम करते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते, तो इसमें जो है कम्युनिटी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और उनका मुस्तकबिल जो है वो खराब हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन चाइल्ड लेबर अकेले इन्हीं सनतों में नहीं है, हिंदुस्तान की हर सनत में है। आज हिंदुस्तान के हाउस होल्ड्स में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वो 14 साल से कम उम्र के हैं, वो उसमें नहीं आते चाइल्ड लेबर के जुमरे में। बिल्कुल लेकिन कहा नहीं है, चाय की दुकान पे काम करने वाला जिसे छोटू कहा जाता है, क्या वो चाइल्ड लेबर के जुमरे में नहीं आता? बिल्कुल आता है। वो कितने पकड़े जाते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल करें आप लोग भी, क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या वाकई जो है मुस्लिम तबका, वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है, आपको लग रहा है? और वजह क्या लगती है आपको? मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि माशी तौर पे पिछड़ा हुआ है। इसकी वजह, सबसे बड़ी साफ वजह तालीम नज़र आती है कि वो तालीम के मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। जैसे अभी बात हुई रिलीजियस लीडरशिप की और गवर्नमेंट की बात हुई यहाँ पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल की जब बात होती है, मुसलमानों में वो जोश की कमी है, वो सोच नहीं, विज़न नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो छोटे लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं, मगर तालीम के मामले में वो सिर्फ इस वक्त सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, आगे नहीं जाना चाहते। बात हुई है दंगों की और बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, और आपने भी बात की कुछ चीज़ों की, चाइल्ड लेबर की और बात चीज़ों की बात की दबाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट करने की बात की गई, वो भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे इसके खिलाफ बोलने के लिए। इसीलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुसलमान तालीम के मामले में आगे नहीं है। अगर वो उन कुर्सियों पर बैठे जिनके पास ताकत है, उन कुर्सियों पर बैठे जिनके पास पावर है एक्शन लेने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उन कुर्सियों पर अगर मुसलमान पहुंच जाए तो ना तो गुजरात के दंगे होंगे, ना इकोनॉमिक पॉलिसी में इनको पीछा रखा जाएगा। मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके के माशी हालात की। क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है? अगर है तो उसकी वजूहात जो है क्या हैं और नुकसानात क्या हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, कई बार हम बात करते हैं कि मुस्लिम तबका जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो आगे नहीं है, कई सारी वजूहात उसकी हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कई बार जो है अगर कोई आदमी इंडस्ट्री अपनी खड़ा भी करना चाहे तो बैंक जो है वो उसको ईमानदारी से जो है वो कई बार लोन नहीं देते। ऐसी शिकायतें आई हैं और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये बात आई थी कि वाकई जो है वो इम्तियाजी सुलूक बढ़ता जाता है मुस्लिम तबके के साथ। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, कोई लोन लेना चाह रहा है, तो जब आपको लोन ही नहीं मिलेगा फिर कैसे जो है आप तरक्की कर पाओगे? मतलब जो है वो जो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए? पर देखिए, बैंकिंग डिस्क्रिमिनेशन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है और वो बैंकिंग में वो डिस्क्रिमिनेशन खूब उभर कर सामने आता है और उसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होता है। लेकिन इसमें सिवाय इसके कि हम जद्दोजहद करें, हम अपने राइट्स के लिए लड़ें, उसके अलावा हमारे पास में क्या चारा है? हम बैंक से तकाजे करें, उस पर जो भी पॉलिटिकल प्रेशर हम या हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी मदद जहाँ तक हासिल करने की कोशिश करें। अगर बैंक नहीं देता लोन तो उसकी शिकायत मुनासिब जगहों पर हम करें, तो वो सब काम ही हम कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एफर्ट तो हमें हर लेवल पर अपने आप ही करनी होंगी और हमें अपने जहनों से ये बात निकालनी होगी कि भाई बैंक से हम लोन नहीं, अगर पहले से जहन में बन गया है कि बैंक हमें लोन नहीं देगा तो हम अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव अप्रोच को तो हमें अलग हटना है। हमें पॉजिटिव होकर अगर हमें बैंक से लोन की ज़रूरत है तो हमें बैंक लोन लेने के लिए कोशिशें करनी है। अगर बैंक लोन नहीं दे रहा है तो हम जो भी इलाके के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनकी हम मदद लेने की कोशिश करें, उनको बताएं। जो किसी भी सिटी के जो MLAs हैं, जो MPs हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, दे रहे हो जो उनको पकड़िए, बिल्कुल सही है कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो मदद करें। तो इसमें एक बाकायदा एक वही ज़रूरत है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को इस तरफ माइल किया जाए और हुकूमत के खिलाफ तो एक मुस्तकिल एक मोर्चा खोले रहने की ज़रूरत है। उसके ऊपर तो दबाव जितना मेंटेन रख सकें पॉलिटिकल, वो लगातार जो है जारी रखना होगा। जारी रखना। एक अहम बात ये है और आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि जो भी स्कीम्स चलती हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या जो है मरकजी हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटीज़ के लिए, उनका बड़े लेवल पर फ़ायदा जो है जो माइनॉरिटीज़ के दूसरी जो है वो जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको ज़्यादा जो है मिल पाता है या वो ज़्यादा उठा पा रहे हैं, जबकि 80% जो है मुसलमान जो है माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन जो दूसरे हैं, जैन हैं, सिख हैं और पारसी हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। जिस इलाके में मुसलमानों को क्रेडिट कार्ड ना मिल रहा हो वहां पर बैंक लोन देंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। HDFC यहाँ जो हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन दिल्ली में है, एक दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ये सब के सब सॉफ्ट लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनके जितने ज़ाब्ते हैं उठा के देख लीजिए, उनमें से जिसके पास पैसे हैं, ऑलरेडी कैपिटल है, वो लोन ले सकता है, जिसके पास कैपिटल नहीं है वो लोन नहीं ले सकता। हिंदुस्तान में बैंक लोन का कायदा ही है। तो जिस तरीके से फार्मर लोन
के जो क्राइटेरिया बनाया है सरकार ने, उस तरीके से माइनॉरिटीज के लिए लोन का एक क्राइटेरिया स्पेशल सरकार को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हालात बेहतर होंगे। 15% प्राइम मिनिस्टर ने साहब ने खुद कहा कि 15% जो बैंक लोन्स भी इवन है वो माइनॉरिटीज के लिए दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ जगहों पे वैसे मॉनिटरिंग होने शुरू हो गई है इसकी, कई जगहों पे जो है मॉनिटरिंग होनी शुरू हो एमएसडी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर कुछ शुरू हुआ है। अच्छा, एक लेकिन वो 15% नहीं हुआ अभी तक। इस्लामिक बैंकिंग की बात हो रही है और कई बार जो है इस तरह की बातें होती हैं कि यहाँ पर जो है क्यों नहीं शुरुआत की जाए हिंदुस्तान में। आपको लगता है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत होगी तो माशी तौर पर मुस्लिम तबका थोड़ा आगे बढ़ेगा? ये जाहिर है, चूंकि मुसलमान का जो एतमाद बैंकिंग सेक्टर पे नहीं है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि वो वहाँ जो इंटरेस्ट दिया जाता है, हालांकि उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि वो कितना इंटरेस्ट है मॉडर्न बैंक का और इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट के नाम पर जो चीज़ चल रही है वो किस हद तक जायज़ है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर रास्ता निकाल लिया गया है कि उसमें। जब इस्लामिक बैंकिंग जब कायम हो जाएगी तो मुसलमानों का एतमाद बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ेगा, और जब बैंकिंग सेक्टर पर एतमाद बढ़ेगा तो इस्लामिक बैंकिंग से जाहिर सी बात है लोन्स भी ज़्यादा मुसलमानों को मिलेंगे, मुसलमानों का पैसा भी उसमें डिपॉजिट ज़्यादा होगा। तो जो बैंकिंग सेक्टर में जो मुसलमानों की बिल्कुल एक नेगेटिव प्रेजेंस है, बहुत कम प्रेजेंस है कुल मिलाकर, वो प्रेजेंस जब बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को बिल्कुल होगा। होगा। अल-मीज़ान, अल-फलाह जी, और अल-अमीन इस्लामिक बैंकिंग के 3 तजुर्बे फ्लॉप हो चुके हैं इस मुल्क में। जी, और लेकिन चीफ हुए देवबंद लोग। देवबंद ने जो है कुछ शुरुआत की हुई है वहां पर, शायद उनका ठीक ठाक चल रहा है। इट्स नॉट देवबंद इधर, काइंड जी। ऑफ ए बैंकिंग। जी। जो उन्होंने मुस्लिम फंड कायम किए हैं, जी। वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन बैंकिंग के अंदाज पे वो कर रहे हो या वो उतना प्रॉफिट दे पा रहे हो, ऐसा नहीं। वैसा नहीं है। जी, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज कर दूं कि जाहिर है इस्लामिक बैंकिंग का तस्वुर बहुत आइडियल है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये इस्लामी और मुस्लिम ममालिक में ही कामयाब हो सकता है ये तरीका, ये सिस्टम। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जो एक सेकुलर मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ तबके के मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोग रहते हैं, यहाँ पे आप इस्लामी बैंकिंग को 100% कामयाब नहीं बना सकते। बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत सारी कोशिशें हुई और फ्लॉप हो गई कोशिशें। उसकी वजह यह है कि बैंक में पैसा आएगा कहाँ से? जब तबका ही माशी एतबार से कमज़ोर है, बैंक में पैसा भी वही रखेगा ना, वही लगाएगा। बैंक कहाँ से पैसा लाएगा? बैंक में भी अगर सऊदी अरब में बैंकिंग, ये इस्लामिक बैंकिंग कामयाब है, तो उसमें पैसा लगाने वाले बाहर के लोग, अमेरिका के लोग नहीं है, उसमें फ्रांस के लोग नहीं है, जर्मनी के लोग नहीं है, उसी सऊदी अरब के लोग उसमें पैसा डालते हैं। लेकिन अनवर साहब एक बात तो जरूर आपको माननी पड़ेगी कि मौजूदा हालात में मुस्लिम तबका माशी तौर पर इतना भी कमजोर नहीं है कि वो बैंक के अंदर जो है वो पैसे नहीं जमा कर सके। बड़े बड़े जो है करोड़पति आपके पास पैसे जमा, टोटल डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के अंदर, ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 10% ये जो करोड़पति जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो जाहिर है कि इस्लामिक बैंक में अपने पैसे डालने के बजाय वो दूसरे बैंकों में अपने पैसे डालेंगे, क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। वो नहीं डालेंगे आपके बैंक में। बैंकिंग के पैसे लिए कहाँ से सबसे आएंगे उन पहले बैंकों के लिए? अगर कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है तो कोई ट्रस्ट कायम नहीं होता, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ 3 मरतबा, तो मैंने बताया कितने बड़े पैमाने। नहीं कामयाब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं दिए गए, बहुत बड़ी तादाद में अल-फलाह को भी और अल-अमीन को भी और अल-मीज़ान को भी पैसे दिए गए, उनके बड़े अच्छे टर्नओवर रहे हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। इस्लामिक बैंकिंग की हिंदुस्तान में उस वक्त तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि बाकायदा गवर्नमेंट उसकी उसी तरह गारंटी नहीं ले, जैसे दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स की या दूसरे बैंकों की गारंटी लेते हैं। आरबीआई के थ्रू अगर नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं। ऑडियंस के दरमियान जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे बात बहुत अच्छी हो रही है कि इस्लामी बैंकिंग और लोगों के नज़रियात इसमें क्या क्या हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान तालीमी पसमानदगी की तरफ तो हमेशा जा रहा है। शुरू से इस्लामी तालीमी पसमानदगी उसके अंदर नहीं थी, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है, ख़ास तौर से पार्टीशन के बाद से मुसलमान पसमानदगी की तरफ चला जा रहा है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान या पूरे किसी भी मुल्क को डीएम, सीएम और पीएम ही चला सकते हैं, 3 ही लोग चलाते हैं। तो बहुत ही अजीब बात है कि सीएम और पीएम बनने का ख्वाब या वहाँ तक पहुँचने का ख्वाब तो बहुत ही अधूरा सा लगता है, लेकिन डीएम बन सकते हैं और ये इम्कानी पहलू है और इम्कानी सूरत हाल है। तो हमें उसके लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए। और एक चीज़ और कि लोग बात कर रहे हैं इस्लामी बैंकिंग की, इस्लामी बैंकिंग की बात उस वक्त कर सकते हैं जबकि कुछ लोग हमारे कम्युनिटी में, हमारे तबके में ऐसे हैं जो अच्छी फैमिली से हैं, रिच मैन हैं और पावरफुल हैं, लेकिन वो अपने कम्युनिटी के निचले तबके के लोगों पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके अंदर ये तवज्जो देने की सलाहियत नहीं है, या ख़ुद वो किसी दूसरे को अपने से आगे निकल जाने
नहीं देखना चाहते हैं वो, इसके क्या वजूहात हैं? यानी जब आप जो है पावर में होते हैं, जब आपके पास ताकत होती है, तो कम्युनिटी की तरफ जो है आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनके हालात को बेहतर करने के लिए कुछ काम नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के कब तक हम लोग अपने दोस्त देते रहेंगे? हमारी भी कुछ खामियाँ हैं जो हम अपने टैलेंट को शो करें, अपने काबिलियत को जाहिर करें, तो हुकूमत क्यों नहीं हमें तस्लीम करेगी? बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ तक बैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो अभी चिदम्बरम साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट आना चाहिए, इस्लामिक बैंक्स होने चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेंट अपने बैंकों के ज़रिए मुसलमानों को लोन देने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो इस्लामिक बैंक्स को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं उनके डिपॉजिट्स लेने के लिए, और लोन भी उसके थ्रू देंगे वो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पे नहीं देंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है, वो इसलिए फ्लॉप है इंडिया में क्योंकि यहाँ पे अभी भी इस मामले में दो राय हैं लोग कि ये सच में इस्लामिक है या नहीं है। मुसलमान तबके में भी इस पे बहस है कि जो इसमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, तो बात तो एक ही है। इसलिए लोग अभी भी इस पे यकीन नहीं कर पाए हैं, लोगों का इस पे यकीन नहीं बन पाया है, इसलिए इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में मेरे ख्याल से फ्लॉप है। इस्लामिक बैंकिंग की कोशिशें की गई हैं और आरबीआई उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं, और उसी बैकग्राउंड में चिदम्बरम साहब का वो स्टेटमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, वो प्रोसेस में है। और ये आप सही कह रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अभी अरबों से यहाँ नहीं आ पाया है, गवर्नमेंट की उस पर भी नज़र है। जब तक इस्लामिक बैंकिंग कायम नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आ नहीं सकेगा, और इसलिए सरकार वो बैंकिंग यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए संजीदगी से गौर कर रही है। अब उसमें हमारा क्या फ़ायदा और क्या रोल होगा, ये बात की बात नहीं, लेकिन रोल जो है वो अदा तो करना पड़ेगा। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग को, इसीलिए मैं इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग नहीं कहना चाहता, बल्कि मुस्लिम बैंकिंग कहना चाहता हूँ कि चूंकि इस्लाम के जो तकाजे हैं उस पर बहुत लंबी बहस उसकी हो सकती है, लेकिन मुस्लिम बैंकिंग का, मुसलमानों का बैंकिंग सेक्टर में एक शमूलियत होना वो बेइंतहा ज़रूरी है। और अगर वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर वो शमूलियत भी हो जाए तो उसके भी बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन हमें उस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर आज दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग पॉपुलर हो रही है, ये यहाँ तक कि बरतानिया में और अमेरिका में और जापान में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है, कन्वेंशनल बैंक अपने यहाँ एक इस्लामिक बैंकिंग का एक ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर रही हैं, तो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि उन्हें कुछ इस्लामिक बैंकिंग में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, बल्कि इसलिए कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डॉक्टर जावेद जमील साहब आपके पास आएंगे। अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम तबका है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा पसमानदा है। वो रिपोर्ट्स जो है सब लोगों ने आपने पढ़ी होगी, और जो मुस्लिम तबके की फलाह बहबूदी के लिए जो हुकूमत की तरफ से जो बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनका फ़ायदा मुसलमानों तक बहुत कम पहुँच पाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो है एक वो एग्जाम्पल दिया, और उसमें बताया गया कि महज 3 पॉइंट समथिंग, मतलब तकरीबन 3.5% के करीब जो है वो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा। अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ तकरीबन जो है मुस्लिम आबादी जो है अच्छी खासी है वहाँ पर, और वहाँ 5 से 18% मुसलमानों को ही उसका फ़ायदा पहुँच पाया है। और इसी तरीके से बहुत सारी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे लोग हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनको बैंक लोन नहीं देते। वही प्रॉब्लम जो हमने पहले जिक्र जो है वो कर दिया है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका ये भी कहना है कि चूँकि मुस्लिम तबका जो है वो सियासी मैदान में भी पसमानदा है, इसीलिए उनकी कोई सुनने वाला मोटे तौर पर नहीं है। आपको लगता है कि जो भी वजूहात गिनाई हैं सच्चर साहब ने अपनी रिपोर्ट में, ये बिल्कुल सही वजूहात है और इनको दूर करना जो है वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है? नहीं, इनको दूर करना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसके तरीक़ेकार पर मुझे ज़रा सा इत्तफाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि देखिए, हिंदुस्तान में कंज्यूमर इंडस्ट्री पूरी इकोनॉमी का 70% होती है, और हिंदुस्तान की कंज्यूमर इंडस्ट्री कमोबेश 20,000 अरब रुपए पर मबनी है। और उसका कमोबेश अगर हम ये मान कर चले कि भाई मुसलमान गरीब भी है, तो फिर भी हम ये मान सकते हैं कि 10% हिस्सा कम से कम मुसलमानों से रिलेटेड है। यानी 2000 अरब डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ कंज्यूमर इंडस्ट्री से। अगर मुसलमान 18 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, तो आखिर हम कंज्यूमर इंडस्ट्री के चलाने वाले हम क्यों नहीं हैं? हम क्यों दूसरों के बनाए हुए बिस्किट खाते हैं? हम क्यों दूसरे के बनाए हुए मक्खन खाते हैं? आजकल तो हलाल मीट की इतनी बड़ी बड़ी वो खुल गए हैं, आइटम्स आ गए हैं, चिकन के सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस पर हलाल का लगा दिया जाता है, मोहर लगा दिया जाता है। क्या मुसलमान इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री के मैदान में आगे बढ़कर ये सारे जो हलाल फूड है ये खुद नहीं पैदा कर सकता? आखिर इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? अगर एक कंज्यूमर इंडस्ट्री डेवलप होती है, देखिए
अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर और जो हमारी रिजर्वेशन की जो डिमांड्स है जॉब्स में, अगर उसके ऊपर अमल भी कर लिया जाए तो एक फर्स्ट क्लास लेवल की जॉब्स हर साल मुश्किल से 2000 क्रिएट होती हैं। बिल्कुल सही है। जिसमें मुसलमान को 2000 मिल सकती हैं। अगर हम एक बड़ी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें 20 से लेकर 25,000 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो अब हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन ये काम हुई है कि इसमें इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते ये काम। इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत है, और वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, उसमें भी इस मामले में मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप को ज़्यादा जोर दूंगा कि उनकी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 31% मुसलमान जो है वो बीपीएल लिस्ट में आते हैं, या बीपीएल जो है वो ज़िंदगी जी रहे हैं। और प्लानिंग कमीशन की 2007 और 8 की जो है रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि शहरी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 24% मुसलमान जो है वो बेहद गरीब हैं, और जो देही इलाकों में रहने वाले हैं वो तकरीबन 14% जो है वो गरीब हैं। यानी अच्छी खासी तादाद जो है आपकी गुर्बत में ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है। कैसे इसको दूर किया जाए? एक्चुअली इकोनॉमी और इकोनॉमिकल ग्रोथ ये मुसलमानों के एजेंडे में अभी तक रहा नहीं, एक मरतबा भी नहीं रहा। बात हम कभी कभी चलते फिरते कर लेते हैं, लेकिन एज सच कोई सीरियस एजेंडा बहैसियत उम्मत मुसलमानों का हमारी मईशत नहीं रही। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जितने इश्यूज मुसलमान टेकअप करते हैं अभी तक, और मुझे लगता है कि, और अभी टाइम नहीं है वरना मैं इस पर भी बहस कर सकता था, 47 में आज़ादी से लेके अब तक हमारे जितने इश्यूज भी उठाए गए, मैं ये कहता हूँ कि वो इश्यूज हमारे थे ही नहीं, किसी इंटरेस्टेड पार्टी ने वो इश्यूज फ्रेम किए और हमारे हाथों में दे दिए, और हम उन इश्यूज पे लड़ते रहे। और इसी तरीके से उनको जो है टेकअप नहीं कर लिया। कभी बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी लीडरशिप है कि हम इश्यूज खुद क्रिएट करें, इसी तरीके से जो क्रिएटेड इश्यूज पर हम रिएक्ट करते हैं। और हमारी जो लीडरशिप आती है, मैं बड़ी माफी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, वो लीडरशिप भी इश्यूज की तरह प्रोजेक्टेड लीडरशिप होती है, जो हमारे दरमियान प्रोजेक्ट कर दी जाती है। नतीजे में जो हमारे रियल इश्यूज है, लाइक इकोनॉमी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द कम्युनिटी, हमें टेकअप करने का मौका भी नहीं दिया गया, और हमने भी कभी बहैसियत कम्युनिटी ज्यादा फिक्र नहीं की, ज्यादा सोचा नहीं। जब तक हम इसको अपना मेन एजेंडा बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स जहां जितने भी हैं, एक मुस्लिम फिक्की टाइप का बनाने, मिक्की टाइप का बनाने की बात चलती रही है, और वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में है, बहुत अनसीन प्रोसेस है। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई कॉन्फेडरेशन बनना चाहिए, और वो बन रहा है। जब तक वो नहीं बनेगा ये चीजें चलेंगी। लेकिन फिर भी जो इनिशिएटिव इंडिविजुअल्स के हैं वो बड़े रिमार्केबल हैं, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी वजह से हो रहा है। ये बात मैं पूरे यकीन से इसलिए कहता हूं कि देखिए, एक आदमी जो पानी की ढोता है घर घर और 50 रुपए और 150 रुपए महीना कमाता है, वो अपने बेटे को आज भी MBBS टॉप करा के और डॉक्टर बना लेता है। ये है ना, आधा पेट खा के पढ़ा रहा है। तो अपनी इकोनॉमी को भी वो ठीक कर रहे हैं ना। IAS ऑफिसर्स जो DM के आप बात कर रहे हैं, इन्हीं गरीब लोगों ने आधा पेट खा के फाका करके कई सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं, कई सारे एग्जांपल हमारे सामने, इसके बहुत से एग्जांपल हैं। जी, जाहिर है कि अगर आप बिग बिजनेस हाउस की बात करते हैं एस्टेब्लिश करने की, या कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी मौजूदगी को चाहते हैं कि वहाँ आप इंश्योर करें, जाहिर है कि ये तख़य्युल की सतह पर तो बहुत अच्छा लगता है, इमेजिनेशन की सतह पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गिवन द सिचुएशन, कम्युनिटी की जो माशी हालत है, जिस तरह की सूरत हाल है, उसमें बहुत ज़्यादा शायद ये हमें इस सतह पे कामयाबी मिलने को नहीं है। ज़रूरत इसकी है कि आप कन्फेडरेशन बना लें, जो तजारती हाउसेज हैं उनको बना लें, उनको आप एक साथ ला करके जाहिर है कि और बेहतर शक्ल में उनको इस सिलसिले में एफर्ट्स करने पर मजबूर बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें लेकिन नहीं है। जो बात है वो ये है कि छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार जो मुसलमानों के हाथों में है, कम्युनिटी के हाथों में है, जब तक उनके मसाइल को आप एड्रेस नहीं करेंगे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके लिए कोऑपरेटिव जब तक आप नहीं बनाएंगे, उनको जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिलवाएंगे आप, जाहिर है कि उनकी तरक्की नहीं होगी। और वहीं तरक्की के ज़्यादा स्कोप हैं, वहाँ से अगर ग्रोथ होगा मुस्लिम इकोनॉमी का या मुसलमानों की माशी सूरत हाल की बेहतरी का, तो जाहिर है कि वही आगे चल करके बिग हाउसेज में तब्दील होगा। दूसरा ये है कि बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आप उसको फराहम करें, मुनासिब और महफूज माहौल उसको दें,
एक बिजनेस बड़ी मेहनत से इस्टेब्लिश करता है, एक दुकान बहुत मेहनत से इस्टेब्लिश करता है, और फसादात में या ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स में वो अगर जला दिए जाते हैं तो जाहिर है कि कम्युनिटी की कमर जो है वो मुआवजे के तौर पर बहुत मामूली सी रकम दी जाती है, अगर दी जाती है तो बहुत मामूली होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना सिक्योरिटी के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी इंश्योर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात मैं इसमें अर्ज करना चाहूंगा, सचर कमेटी के हवाले से आपने जो बात कही वो जाहिर है कि जब तक माइनॉरिटी कम्युनिटी या मुसलमानों का जहां तक सवाल है डिसीजन मेकिंग बॉडीज में नहीं होंगे मुसलमान, आपने कहा डीएम पीएम सीएम, ये जो डीएम सीएम पीएम का मसला है, ये है कौन लोग? ये डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। डीएम डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, सीएम और पीएम असेंबलीज और पार्लियामेंट आपके डिसीजंस को लेने वाले बॉडीज हैं। जाहिर है जब तक आपकी नुमाइंदगी भरपूर सतह पे वहां नहीं होगी, आपके सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला वहां नहीं हो सकता। जी अच्छा, बस कुछ सवाल जो है आप बताइए, अगर किसी के कुछ जहन में कोई सवाल है तो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल कर लेती है तो क्या उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे ग्रोथ मिल सकती है हमें? ठीक है, और कोई सवाल? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के माशी हालात हैं उनके बुनियादी ज़रिया क्या है जो उन लोगों को सुधारा जाए या उन लोगों को उस रास्ते पे लाया जाए, जो उनको किस तरह से अवेयरनेस किया जाए, उनको किस तरह से किस तरीके से अवेयर उनको किया जाए। ठीक है, और कोई सवाल आप कुछ करना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, आप जो है वो कम से कम अल्फाज में 30 सेकंड में आप सब जवाब दे दीजिए प्लीज़। जी जाहिर है मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको दो सतहों पे देखा जाना चाहिए। अगर मुसलमान माशी एतबार से बदहाल हैं, उनकी बेहतरी कैसे हो सकती है? माशी एतबार से बदहाली के दो असबाब मेरी नज़र में है। एक तो ये है कि या तो ये तबका, मुस्लिम तबका माशी एतबार से इतना पसमानदा है करें क्या सर? करें क्या? उसकी बेहतरी के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। अब उसके लिए ज़रूरत है कि कानूनी एतबार से हुकूमती सतह पे भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि जिससे इस तबके को मेन स्ट्रीम में माशी एतबार से लाया जा सके। दूसरा ये है कि कोई कम्युनिटी अपनी मर्जी से पसमानदा नहीं रहना चाहती, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जाहिल नहीं रहना चाहता है। हर इंसान चाहता, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पानी जो बोतलों में पानी पहुंचाने वाला, जो ठेले पे पहुंचाने वाला बंदा है, वो भी कोशिश करता है कि उसकी आने वाली नस्ल तालीम हासिल करे और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उसके लिए हमें माहौल ऐसे बनाने पड़ेंगे, हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे। आज जो तालीमी इदारे हैं मुसलमानों के, आप गिनती करें उंगलियों पर, जो तालीमी इदारे हैं क्या वो सफिशेंट हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुस्लिम तबके को तालीम देने में जो मसरूफ़ हैं? आज मदारिस की तालीम से या आम तालीम से मुसलमानों की तालीमी हालत बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है। मसाबकती दौर में ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तालीमी इदारे कायम किए जाएँ, स्कूल मॉडर्न कायम किए जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कायम की जाएँ, टेक्नोलॉजी की तालीम देने वाले इदारे कायम किए जाएँ, ताकि वो मसाबकती इस दौड़ में आगे जा सके और कौमी सतह पे कम्पीट करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर सके। हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी दोनों सतहों पे, कम्युनिटी की सतह पे भी और हुकूमती सतह पर भी। बिल्कुल ठीक है, कम से कम अल्फाज से सर, बिल्कुल कम से कम। मुसलमानों के इकोनॉमिक कंडीशन पे एक्चुअली डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट घूम फिर के आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन की तरफ चली जाती है। हाल इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो माइंडसेट है, हमारे दिमाग के अंदर जो एजेंडा है, वो एजुकेशन इतना हावी है कि हम किसी और चीज़ को देख, अदरवाइज इसको एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इकोनॉमी को एट लेंथ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है, बट हम आदत से मजबूर होकर एजुकेशन की तरफ बार बार चले जाते हैं। ऑफ कोर्स वो एक मुद्दा है और एक अलग मुद्दा है। जो आपने सवाल किया कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है, हमको इम्प्रूव, जो हम ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 20 साल की जो चीज़ें हैं अगर उठा के देखें, मुसलमानों की इकोनॉमी बेहतर हुई है। हम जो पहले बैंक में जाता ही नहीं था, दुकान लगाने वाला आदमी अब बैंक में करंट अकाउंट खोलने लगा है। तो आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, अपनी अपनी एफर्ट्स कीजिए और आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स ही अल्टीमेटली कम्युनिटी की एफर्ट बन जाएगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, इनिंग हमको खेलना है, उसमें किसी को भी किसी सूरत से, और जितनी परेशानियां इस वक्त हमारे ऊपर बढ़ रही हैं, खुद हिंदुस्तान में या सारी दुनिया से, उसकी वजह यह है कि हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक, और दूसरों को रास नहीं आ रहा, और दूसरों को रास नहीं आ रहा। जी देखिए, मैं तो हमेशा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का कायल हूँ कि हमें हर सतह के ऊपर इकदाम, हम किसी भी एक सतह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें कॉरपोरेट लेवल,
मीडियम स्केल इंडस्ट्री, यहाँ तक कि ट्रेडिंग, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे बिजनेसेस, हर तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो जिस पोजीशन में, जिस भी मैदान में है। मगर एंटरप्रेन्योरशिप हद से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन भी आज के दौर में इकोनॉमी का ही पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है। एजुकेशन यानी कॉलेज भी अब एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो उस इंडस्ट्री में भी हमें, यानी एजुकेशन को हमें, एजुकेशन को एज इंडस्ट्री भी हमें उसमें शामिल होना है। यानी एजुकेशन में सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एजुकेशन हासिल करें, बल्कि एजुकेशन इंडस्ट्री का भी हम पार्ट हो। इंडस्ट्री का फरोग भी तभी होगा जब आप एजुकेटेड होंगे। बुनियाद है वो बहस अलग है अनवर पाशा साहब, ये बहस आप किसी और मौके पे कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है। ये तीन चीजें हैं, तालीम, तिजारत और तंजीम, आप पहले ही कह चुके हैं, जाहिर है ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू पर सब लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आज हम बात कर रहे थे कि क्या मुस्लिम तबका माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है, पसमानदा अगर है तो क्यों। जाहिर है तालीम, तंजीम और तिजारत, जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका मुस्तकबिल जो है बेहतर नहीं हो पाएगा और माशी हालात भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। ज़रूरत है बेदार होने की, तालीम हासिल करने की और तिजारत करने की। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा।